जी नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है और आपकी सीटेट जुलाई की तैयारी अभी से दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है सीटेट जुलाई परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके सामने एक भर्ती और देखने के लिए मिलने वाली है। तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं आपके बिहार की। बिहार में आपको टीआरई 5.0 जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप केवीएस हुआ, डी ट्रिपल एस भी हुआ, एनवीएस हुआ और यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी तो फिर आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए, यहाँ पे आज जो है आपके ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इसी तरीके से आपके सामने दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है आपके ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, मैथ हुआ, इन सब सब्जेक्ट के आते रहेंगे। बिल्कुल अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। इस पहले प्रश्न में हम देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। बिल्कुल पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड जो है करके सीखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको देखिए, यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें तो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी आपको यहाँ पे हम बताते चलेंगे कि अगर ये वर्ड आपके हैं तो फिर आप या प्रश्न अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव ही जवाब आपको देना है, निगेटिव आपको यहाँ से छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, करके सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखना या विद्यार्थियों के ऊपर दोस्तों जोर जबरदस्ती करना या उनको व्यस्त रखने के लिए ही गृह कार्य जो है या करके सीखने का जो प्रकरण है वो सिर्फ उनको इसलिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, परीक्षा में सुधारने की बात अगर यहाँ पे कही जा रही है तो मतलब यहाँ पे सिर्फ उसको परीक्षा के लिए तैयार करने की बात जो है वो है। तो बिल्कुल ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, निगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, वैज्ञानिक शब्दावली शब्द आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका निगेटिव है। ठीक है, तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव जो है वो उपलब्ध करवाना, एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा हम डिटेल में जानते हैं। चलिए भैया आगे की तरफ यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में डीप पे जानेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में करके देखो खंड का क्या मतलब होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो देना, इससे छात्रों को पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है और वे इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से जो है भाग लेकर और सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे कोई चीज़ करके सीखेगा तो वो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ेगा, और जब उससे जुड़ेगा तो उसके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको वो मिलती रहेगी। ठीक है, और वे इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से जो है वो उसमें हिस्सा या भाग भी लेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन के कुछ मुख्य उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं, उसको भी यहाँ पे हम जान लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के कुछ उद्देश्य हैं, उसको जान लीजिए। कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण अध्ययन इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका मतलब यही होता है कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में बच्चों को या क्या करना, जागरूक करना या जागरूकता पैदा करना। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए उन्हें क्या करना, प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो विकसित करना, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और विचार विमर्श करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है कि बच्चे जो हैं एक साथ जुटें और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दाएं हैं या जो बातें हैं उस पर जो चर्चा करें या उससे विचार विमर्श करें। ठीक है, जिससे वो पर्यावरण के प्रति और सक्रिय होंगे और पर्यावरण में जो चीज़ें गलत हो रही है या जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे बच्चे जो है जागरूक रहेंगे तो थोड़ा सा सक्रिय भूमिका जो है निभाएंगे, तो वे भी जो पर्यावरण को सुधारने में मदद करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ये भी क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य होते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं पर्यावरण अध्ययन के, इसलिए पर्यावरण अध्ययन जो है बताना या पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी जो है होता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना,
प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई करना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। अब भैया यहाँ पे भी आपको हम बता दें कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को भी यहाँ पे हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर तो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई करना, जहाँ पे पाठ को रिपीट करना या दोहराने की बात आ जाए तो एक तरीके से क्या होता है, याद करना होता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड्स हो जाएंगे। समय का बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन, देखिए अनुशासन शब्द आ गया ना, ये भी क्या है, निगेटिव है। प्रश्न आपका पूछा गया है पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही आपको जवाब देने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना और समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तो अवसर की बात आ रही है, मतलब यहाँ पे बच्चों को प्रमुखता दी जा रही है, तो ठीक है, जहाँ पे बच्चों को प्रमुखता दी जाए या उसको प्रमुख माना जाए तो आपका महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है, बिल्कुल सही होता है। तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने के विस्तार को अवसर देना बच्चे को, सबसे महत्वपूर्ण दत्त कार्य का सबसे ज़्यादा लक्ष्य है वो होता है। चलेंगे हम आगे और थोड़ा बहुत और जानकारी डिटेल में लेंगे इसके बारे में। यहाँ पे है कि दत्त कार्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को आवंटित कार्य के एक टुकड़े को क्या करता है, संदर्भित करता है, मतलब एक टुकड़े को क्या है, दर्शाता है। यह छात्रों को सीखने की क्षमताओं को काफी जो है वो बढ़ाता है। दत्तकार दोस्तों क्या होता है, दत्तकार अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है छात्रों को आवंटित कार्य के एक हिस्से के रूप में संदर्भित करता है। और ईवीएस में एक अच्छा दत्तकार मुख्य रूप से विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जो है वो होना चाहिए, ताकि अधिगम के अवसर शिक्षार्थियों को सीखने में स्वतंत्र और रचनात्मक बनाते। तो ये है दत्तकार का मेन, दत्तकार का मेन उद्देश्य यही होता है कि दत्तकार का मुख्य रूप से विस्तारित अधिगम के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो है उसको अधिगम मिल सके, बच्चे को अवसर मिल सके सीखने का, ठीक है। मेन दत्तकार का लक्ष्य यही होता है। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव जो है वो उपलब्ध करवाना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप जो है शिक्षण भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिल्कुल आप एक शिक्षक है और बच्चों को चिड़िया घर का भ्रमण जो है कराने का आयोजन जो है बना रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, तो बिल्कुल शिक्षार्थियों को सक्रिय अनुभव उपलब्ध करवाना। मेन उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षार्थियों को सक्रिय, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा चिड़ियाघर में जाएगा तो वहाँ पे चीज़ों को देखेगा और चीज़ों को देखेगा तो मतलब प्रत्यक्ष रूप में उनको देखेगा, तो जाहिर सी बात है बच्चा है सक्रिय अनुभव अधिगम को प्राप्त करेगा या सक्रिय अधिगम जो है उसका यहाँ पे उपलब्ध कराना मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। बच्चा हर एक चीज़ को देखे और उससे जुड़े, मेन उद्देश्य शिक्षक का यही है, इसी कारण से वो चिड़िया भ्रमण का जो है आयोजन बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे और उद्देश्य क्या उसको भी जान लीजिए। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जागरूक करना। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईवीएस पढ़ाने का शिक्षण अधिगम का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बारे में जो है वो जागरूक हो सके और पर्यावरण के बारे में सीखने में उनको जो है सक्षम बना। शिक्षक अक्सर चिड़ियाघर के क्षेत्र भ्रमण को छात्रों के लिए जानवरों का निरीक्षण करने और वन्य जीवों के साथ जुड़ाव महसूस करने का एक शानदार जो है तरीका उसको मानते हैं। इस कारण से बच्चों को जो है चिड़ियाघर का भ्रमण जो है कराना चाहते हैं। चिड़ियाघर की भ्रमण यात्राएं पाठ्यक्रम को समृद्ध और विस्तारित करती हैं, बच्चों को संवेदी गतिविधियों में सम्मिलित कर अवलोकन कौशल को जो है क्या करती हैं, मजबूत करने का भी काम जो है करती है। किसी विशेष विषय क्षेत्र में बच्चों के ज्ञान को जो है बढ़ाती हैं और अपने समुदाय के बारे में बच्चों की जागरूकता का भी विस्तार जो है वो करती है। तो क्षेत्र भ्रमण भी छात्रों के कक्षा के बाहर सीखने की जो है अनुमति देता है। जो पर्यावरण की मेन परिभाषा है कि क्षेत्र भ्रमण भी छात्रों को कक्षा के बाहर सीखने का जो है अनुभव प्रदान करते हैं। चलेंगे भैया हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप जो है दिए गए हैं। ये है खानों का
उत्खनन या खुदाई करना, बी है कि बांधों का निर्माण करना, सी दिया है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, डी है कि बांस की से टोकरी बनाना, और ई दिया है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह कौन सा क्रियाकलाप है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो जंगलों के गायब होने का जिम्मेदार इसमें से कौन है? क्या बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करने से क्या है जंगल गायब हो जा रहे हैं? बिल्कुल गलत है। बांस की टोकरी बनाने से जंगल गायब, ये भी गलत है। ठीक, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाने से, ये भी गलत है। तो बिल्कुल खानों का उत्खनन करने से या खुदाई करने से, इसके अलावा बांधों का निर्माण करने से, दो कारण है जिसके कारण जो है जंगल गायब हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। इसे पूछा गया है कि गांधी धाम गुजरात जिसको बोलते हैं का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है जो कि मध्य प्रदेश, और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, जाना चाहता है। उसके सफर की यात्रा की जो है दिशाएं क्या होंगी? तो दिशा दोस्तों आपको सभी पता है कि 4 दिशाएं होती हैं। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, उत्तर होता है, और इधर नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। और इन सबकी 4 सब दिशाएं भी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल जान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक दिशा इधर, इधर, इधर 4 सब दिशाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। तो पहले भोपाल का मतलब जो है, सबसे पहले बच्चा किधर जाएगा? वो व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में जाएगा, और फिर किधर चला जाएगा? दक्षिण की ओर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम और क्लियर करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे और क्लियर करने का मतलब है कि समझिए कि गुजरात भारत की सबसे पश्चिमी राज्य है। किधर है? गुजरात जो है भारत का पश्चिमी राज्य है, और मध्य प्रदेश गुजरात के पूर्व में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इसलिए गांधी धाम से भोपाल जाते समय वह सबसे पहले पूरब की दिशा में जाएगा, और फिर दक्षिण दिशा में हैदराबाद की ओर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है वो राजधानी है। बिल्कुल हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है वो राजधानी है। हैदराबाद अब तेलंगाना का एक हिस्सा है। चलेंगे हम आगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है उसको देखेंगे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, नेपाल का, तिब्बत का। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है एक हिस्सा किसका है? यहाँ पे नेपाल का एक हिस्सा जो है। ठीक है, चलेंगे भैया इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानकारी जो है वो लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे डिटेल जानेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। अगर हम बात करें कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,840 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो बिल्कुल कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जो है उसको जाना जाता है। इसका नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है गया है। चोटी हिमालय की उप पर्वत श्रृंखला महालंगूर में स्थित है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी पहले पुरुष थे, और जंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। वहीं अगर हम बात करें तो अवतार सिंह चीमा जो हैं, अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय पुरुष, और बछेंद्री पाल जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी आपको करना है, लेकिन आपको ये सारी जानकारी जो है वो याद रहनी चाहिए। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे भैया देखेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाक की? बिल्कुल यहाँ पे मच्छर के अंदर भी क्या किए? ताक झाक जो है वो किए। यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है उसे दिया गया। बिल्कुल उस वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे बताना है कि जिसने सर्वप्रथम जो है मच्छर के पेट में जो है ताक झाक किया,
और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। पहला ऑप्शन है कि रोनाल्ड रॉस, प्रेगोर मेंडल, जार्ल्स या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब पहला होगा कि रोनाल्ड रॉस ने जो है यह खोज किया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से या मच्छर से फैलता है। इसके लिए इन्हें जो है 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित इनको जो है वो किया गया था। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न के, उससे पहले यहाँ पे और जानकारी लेते हैं रोनाल्ड रॉस के बारे में। चलिए बिल्कुल, अगर हम रोनाल्ड रॉस की बात करें तो मच्छरों से मलेरिया फैलने की खोज इन्होंने की थी और इन्हें उस खोज के लिए साल 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। अगर हम बात करें इनके जीवनी की लेकर तो इनका जन्म जो है 13 मई 1857 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इनका जन्म जो है हुआ था। वे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे और उन्हें 1897 में मच्छरों के जठरांत संबंधित मार्ग में मलेरिया के परजीवी की खोज की थी और उन्होंने मलेरिया से लड़ने के तरीके की भी नींव जो है रखी थी। उन्होंने ये बताया था कि मलेरिया से किस प्रकार से जो है लड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि अल बरूनी जो है कौन था। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है यात्रा की थी। दूसरा, वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष जो है शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने जो है आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है वो 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे अल बरूनी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। आमू दरिया जो ओक्सस नदी उज्बेकिस्तान में वर्तमान के तट पर स्थित एक शहर है, अब अल बरूनी ख्वाजीन के अंतर्गत जो है वो आता है। उन्होंने विश्व का अध्ययन करने और पता लगाने के लिए कि विश्व भर की यात्रा की और उन्होंने एक किताब अल हिंद जो है लिखी, जिसमें अगर हम बात करें तो 1017 से लेकर 1030 ईस्वी से भारतीय उपमहाद्वीप का जो है उसमें पूरा जो है लेखा जोखा जो है वो उसमें शामिल है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को किस रूप में जो है देखता है। बात करें, ऑप्शन दे रखा है कि केवल लाल और रंग में, हरे रंग में या हरे रंग में, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि रात में जागने वाला हर जानवर जो है वो हर एक चीज़ को कैसा देखता है, केवल काले और सफ़ेद रूप में ही हर चीज़ को जो है वो देख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं इसको। बिल्कुल कि कुछ जानवर जो है दिन के दौरान सक्रिय रहते हैं तो वहीं कुछ जानवर जो है वो रात के दौरान जो है सक्रिय रहते हैं, मतलब जागते रहते हैं। जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवरों के रूप में जो है जाना जाता है। बिल्कुल, जो रात में सक्रिय रहेंगे उन्हें निशाचर जानवरों के रूप में भी जो है जाना जाता है। जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं वे आमतौर पर दिन के दौरान तीव्र गर्मी से बचने के लिए निशाचर होते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो केवल काले और सफ़ेद रंग में ही चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि रात्रिचर का उल्लू जो होता है क्या होता है, रात्रिचर होता है। तो चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहाँ पे कथन एक दे रखा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी दिया है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य जो हैं वो होते हैं। वहीं सी दे रखा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी जो है वो हो सकती है। तो बिल्कुल इसका हम रिजल्ट जानने से पहले कि या इसका राइट जवाब क्या होगा उससे पहले हम पूरा यहाँ पे डिटेल में जानते हैं हाथियों के झुंड के बारे में। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पे देख लेते हैं कि हाथी और उसके झुंड के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई, उसको जान लीजिए कि हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी
जो होता है मातृसत्ता का पालन करते हैं, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। अगर हम बात करें तो एक झुंड में 10 से 12 या उससे भी अधिक मादा हाथी और बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी जो है वो शामिल, जो उनका झुंड होता है उसमें मादा हाथी होती है और बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। सबसे बड़ी खास बात यही होती है इनके झुंड की कि झुंड में कोई भी नर हाथी जो है वो शामिल नहीं होता है। वे जब 14-15 वर्ष की आयु में निकल जाते हैं। बिल्कुल, अगर झुंड में कोई बच्चा होता है, अगर नर होता है, तो जैसे वो उसकी आयु 14 से 15 वर्ष की होती है तो वे अपने पूरे झुंड को छोड़ के उस झुंड के अलग हो जाता है। और झुंड कभी कभी जलवायु और इलाके के आधार पर हाथियों से जो है जुड़ जाता है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा समय आता है जब इनको जो है हाथियों से जुड़ना पड़ता है, तो जलवायु और इलाके के आधार पर वे हाथियों से जो है वो जुड़ जाते हैं। चलेंगे हम आगे, कुछ और जानकारी इसको भी देखते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो या कहें तो 1 कुंटल तक जो है टहनियाँ और पत्तियों को जो है वो खा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे दूसरा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे के अगर हम वजन की बात करें तो 2 किलो होता है, अर्थात तो 2 कुंटल जो है उसका वजन होता है। हाथी ज़्यादा आराम जो है नहीं करते हैं। अगर हम बात करें तो दिन में मात्र 2 से 3 घंटे ही ये जो है वो सोते हैं। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में जो है पाए जाते हैं। आमतौर पर बात की जा रही है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, लगभग जो है देखा गया है आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में जो है पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद होता है। कारण क्या, जान लीजिए कि कीचड़ उनकी त्वचा को जो है ठंड रखता है, ठीक है। और इनके बड़े बड़े कान भी होते हैं जो कि पंखे का काम करते हैं, फैन की तरह जो है होते हैं। और हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें जो है फड़फड़ाते रहते हैं। तो बिल्कुल ये आपने देखा हाथियों के झुंड के बारे में। अब चलेंगे यहाँ पे जो है प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न है और इसमें कहा गया कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे ही शामिल होते हैं। और हाथनियों के एक झुंड में किसी भी एक परिवार के सदस्य जो है वो होते हैं। बिल्कुल गलत है। झुंड की सबसे बड़े बुजुर्ग हथनी है, पूरे झुंड का क्या करती है, नेतृत्व करती है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। एक झुंड में हाथियों बच्चों की संख्या जो है वो कितनी भी जो है वो हो सकती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही शामिल होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 14 से लेकर 15 वर्ष के हम बच्चे की बात करें तो ये जो होते हैं अपने 14 से 15 वर्ष की आयु में आने के बाद जो होते हैं झुंड को छोड़ के जो है वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो नर बन चुके होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी और डी इसका राइट जवाब होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है,